आज का हमारा टॉपिक एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम से पहले हम इसको समझते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है। तो स्पेक्ट्रम हमारे पास एक जो रेडिएशंस होती है, जो वेव्स होती है, उसका जो हमारे पास एक रेंज होता है, किसी भी रेंज से। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर ये है फॉर एग्जांपल हमारे पास विजिबल रेंज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये हमारे पास विजिबल रेंज है, जिसमें वायलेट कलर भी है, जिसमें इंडिगो भी है, जिसमें ब्लू भी है, और सारे कलर्स, और आखिर में रेड कलर है। तो इसको अभी हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है, क्योंकि इसका कोई ना कोई रेंज है, किसी रेंज से किसी रेंज तक इसके वेव्स हैं, तो इसीलिए हम इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसको अगर हम इस फॉर्म में इसको शो कर रहे हैं कि यहाँ पर एक जो कलर है वो ख़त्म होता है, एक वेव ख़त्म होता है, दूसरा वेव डायरेक्ट शुरू हो जाता है, और दरमियान में कोई भी वेव हमारे पास मिसिंग नहीं है, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं कि ये स्पेक्ट्रम हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, कि जिसमें कोई भी हमारे पास जो वेव है वो मिसिंग नहीं है। तो फिर ये क्या होगा? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। तो अगर ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है तो इसका उलट भी एक होगा, जिसको हम कहेंगे कि वो कौन सा होगा? वो लाइन स्पेक्ट्रम होगा। और उसकी क्या जो है प्रॉपर्टी होगी? उसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि उसमें यहाँ पर कोई भी वेव मिसिंग नहीं था, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वेव मिसिंग होंगे और कुछ प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ब्लू होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ब्लू होगा यहाँ पर हमारे पास कोई और कलर होगा, येलो होगा, और यहाँ पर रेड होगा फॉर एग्जांपल। तो ये हमारे पास प्रेजेंट होंगे और सारे एब्सेंट होंगे। तो ये भी अब एक स्पेक्ट्रम है, किसी वेव से किसी वेव तक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ ही लाइंस प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अभी इसको तो हमने समझ लिया कि स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या चीज़ होती है। अभी अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा जो टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रम वो क्या है, और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो किस तरह साइंटिस्ट ने दी है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर गैस प्रेजेंट है इस सिलेंडर के अंदर, और इसको जब हमने हीट दे दिया तो इस हीट की वजह से यहाँ पर हमें कुछ कलर्स दिखाई दिए, कुछ कलर्स हमें दिखाई दिए। तो इन कुछ कलर्स को, सम कलर्स हमें जो दिखाई दिए, इसको हम एक्सप्लेन करना चाहते थे कि ये क्यों हीट की वजह से यहाँ पर जो कलर्स दिखाई दिए, कुछ कलर्स थे रेड कलर्स, फॉर एग्जांपल सिर्फ एक रेड कलर था या येलो कलर था, तो ये हमें दिखाई दिए। तो इसको अभी हम एक्सप्लेन करना चाहते थे कि यहाँ पर जो कलर्स हमें दिखाई दिए हैं तो उसकी वजह क्या है, उसका रीज़न हम जानना चाहते थे। और इसी बात ने हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम के टॉपिक पर मजबूर किया कि यहाँ से हमारे पास एक टॉपिक हमने इंट्रोड्यूस करा है, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। बस इतनी सी बात है कि एटम्स को हमने हीट दिया, वहाँ पर कुछ कलर्स हमें दिखाई दिए, और इसी के एक्सप्लेनेशन को हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो अभी हमने इसको कैसे एक्सप्लेन किया कि ये क्यों हमें कलर्स दिखाई दिए, तो इसकी सारी एक्सप्लेनेशन क्या है, इसी को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसी को हम अभी एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास जो एटम्स है, इसमें जो कलर्स दिखाई दिए हैं, ये क्यों दिखाई दिए हैं, इसी को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ से हम एक एटम से स्टार्ट करते हैं, जो साइंटिस्ट ने बोहर ने इसको एक्सप्लेन किया। और उसने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये है हमारे पास फर्स्ट शेल, इसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये है फर्स्ट शेल, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह यहाँ पर भी प्रेजेंट है।
अभी इसी बात को आप समझें कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है, इसको जब हमने हीट दे दिया तो जितने भी एटम्स थे उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। तो उस एटम के अंदर किस चीज़ ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया? इन इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमने ये बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने ये पढ़ा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो कहाँ पर जंप करते हैं? आउट ऑफ इट्स ऑर्बिट, के अपने ऑर्बिट से बाहर ये जंप करते हैं। इस बात को हमने पढ़ा है। तो या तो ये इलेक्ट्रॉन इस थर्ड वन जो ऑर्बिट है इस पर शिफ्ट होगा, जंप करेगा, या ये सेकंड वाले पर जंप करेगा, या ये इलेक्ट्रॉन यही इलेक्ट्रॉन फोर्थ वाले पर जंप करेगा। और इस तरह किसी भी इंफिनिटी तक ये किसी भी ऑर्बिट में जंप कर सकता है। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी किसी भी ऑर्बिट में जंप कर सकता है। इसी तरह सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन से जंप कर सकते हैं। वो जंप किस चीज पर डिपेंड करेगा? वो जंप डिपेंड करेगा कि कितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है। अगर इसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है जितना इस और इस ऑर्बिट का डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमें कैसे पता चलेगा? वो हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ा है कि इस फर्स्ट नंबर का जो एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दूसरे नंबर की जो एनर्जी है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। थर्ड नंबर की एनर्जी -1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इस तरह आप चलते जाएं। तो जो इन दो ऑर्बिट्स का हमारे पास एनर्जी डिफरेंस होगा तो उसी के अकॉर्डिंग ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो तभी ये जंप कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर इसने इस वाले दूसरे नंबर शेल में जंप करना है तो इसका हमने पहले डिफरेंस निकालना है, तो वो आता है -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा, तो तभी ये यहां से यहां पर जंप कर सकेगा। और इस तरह सब के लिए। तो स्टूडेंट्स, जंप किस चीज पर अभी डिपेंड करता है? वो इस चीज पर कि एनर्जी डिफरेंस कितना है दो ऑर्बिट्स के दरमियान। जितना भी होगा उतनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा, तो तभी ये जंप कर सकता है। तो अगर इसने जंप करना है इन्फिनिटी तक, तो फिर कितनी एनर्जी इसके लिए चाहिए? इसके लिए फिर चाहिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो तभी ये जंप कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, अभी ये तो हमने समझ लिया कि कितनी एनर्जी इसको चाहिए, लेकिन अगर यही एनर्जी इसको मिल रही है तो ये जंप करेगा, लेकिन जंप के बाद ये दोबारा अपनी स्टेबल स्टेट में आएगा। ये दोबारा किस में आएगा? अपनी स्टेबल और अपनी लोवेस्ट जो इसकी स्टेट होगी उसी में आएगा जहां से इसने जंप किया है। अगर इसने यहां से जंप किया है तो ये यहां पर जब जंप करेगा तो यहां से दोबारा यहां तक दोबारा आएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के एक्सप्लेनेशन को हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। कि जब ये यहां से दोबारा आएगा, फॉर एग्जांपल यहां से ये दोबारा आएगा यहां पर, तो यहां पर अभी ये इससे पहले इसने एब्जॉर्ब किया था वेव को, एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब किया था, लेकिन अभी दोबारा जंप करने से, अपनी स्टेट पर आने से ये एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। और इसी एनर्जी के रिलीज को हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक रेडिएशन, एक वेव के फॉर्म में हमें दिखाई देती है। तो ये वेव हमें जो दिखाई देती है, अगर इसका रेंज, इसका जो वेवलेंथ है वो हमारे पास विजिबल के अंदर आता है, तो ये हमें फिर दिखाई देगा कि अगर इसका जो रेंज है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के दरमियान इसकी वेवलेंथ आ गई, तो फिर ये हमें दिखाई देगा जिस तरह हमें दिखाई दिया वेसल के अंदर, कि वहां पर हमें रेड कलर दिखाई दिया। तो वो क्यों दिखाई दिया? कि उसका जो रेडिएशन था जो यहां से इसने एमिट किया वो हमारे पास किस रेंज के अंदर था? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के दरमियान। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे
कि जो भी हमारे लिए हमने याद करने हैं और जो भी इम्पोर्टेंट हो। तो अभी यहाँ पर इस रेंज में जो भी आएगा वो हमारे लिए क्या होगा, विजिबल होगा और वो हमें दिखाई देगा। तो अभी हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं जहाँ से हमें समझ में आएगा कि हम यहाँ तक अभी हमने क्या समझा। हमने ये समझा कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है उसने जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है उसी को वो रिलीज करता है। तो जितनी एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, जितनी वेवलेंथ की वेव वो रिलीज कर रहा है, तो वही वेवलेंथ अगर विजिबल के अंदर आती है तो हमें दिखाई देगा, अगर विजिबल के अंदर नहीं आती तो हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी वेव होगा। तो ये बात आप याद रखें। और यहां से हमारे पास हम एक क्वेश्चन करते हैं कि फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन ये है, इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n equals to 3 to n equals to 1, तो उसका एनर्जी डिफरेंस हमने मालूम करना है और उसका वेवलेंथ हमने फाइंड करना है कि उसका जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो कितना होगा और उसका वेवलेंथ कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से वेवलेंथ को हम जो वेव ऑर्बिट्स है उसको शो कराते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर का है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये हमारे पास ऑर्बिट्स हैं। तो स्टूडेंट्स अगर ये थर्ड से 1 पर शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये इस थर्ड से जंप कर रहा है फर्स्ट 1 पर यहां, तो इसका वेव जो होगा तो उसका अपना एक वेवलेंथ होगा, उसकी अपनी एक एनर्जी होगी। तो वो क्या होगी, तो इसको हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास हमने इसको बोहर मॉडल के अंदर पढ़ा है कि एनर्जी डिफरेंस हम फाइंड करते हैं E2 माइनस E1 के हमारे पास कोई भी जो ऑर्बिट होता है जब उससे जंप करता है उसको हम E2 कहते हैं और जिसमें जंप कर रहा है वो हमारे पास E1 है। ये हमारे पास अभी E1 है और ये हमारे पास E2 है। तो इसकी एनर्जी क्या है और इसकी एनर्जी क्या है। इसकी एनर्जी हमें पता है कि क्या है, वो कितनी होगी, वो -1.41 होगी और इसकी एनर्जी -13.4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो अभी इसी को यहां पर पुट कर ले, यहां पर जो E2 की एनर्जी होगी माइनस E1 की एनर्जी होगी, तो वही हमारा एनर्जी का डिफरेंस हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास हमने इसको इस तरीके से फाइंड नहीं करना तो हम इसको इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि E2 माइनस E1, और इसी को E2 को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था कि E जो एनर्जी का जो जनरल फॉर्म है वो हमें पता है, वो क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और Z² डिवाइड बाय n²। तो इसी को यहां पर पुट कर ले E2 की जगह भी और E1 की जगह भी। तो इसको जब हम पुट करेंगे तो ये क्या होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² डिवाइड बाय n² और माइनस फार्मूले का आ जाएगा और -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² डिवाइड बाय n²। तो यहां से स्टूडेंट्स यहां से हम इसको पुट कर ले n2 को और यहां से n1 को पुट कर ले, यहां से भी हमारे पास इसका आंसर आ सकता है। इसका आंसर कैसे आएगा कि -13.6 है यहां पर और यहां पर +13.6 से बन जाएगा। तो प्लस वाले को पहले लाए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² डिवाइड बाय n² और ये बाद में आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² डिवाइड बाय n²। अभी यहां से हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहां पर भी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और Z², इसको अगर हम कॉमन ले ले और Z हमें पता है कि वो 1 है हमारे पास, क्योंकि हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए।
तो ये हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और Z², और ये 1 डिवाइड बाय n, ये कौन सा है 1 है, तो 1 यहां पर आ जाएगा, -1 डिवाइड बाय n2, तो n2 का भी स्क्वायर है और n1 का भी स्क्वायर है। ये हमारे पास क्या है, n1 है, ये n2 है, ये वाला n1 इस साइड पर आ गया। तो यहां से हम इसको पुट करेंगे n1 को और n2 को, और यहां से हमारे पास एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा। अभी एनर्जी तो हमने फाइंड कर लिया, अभी लेमडा को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो लेमडा को हम फाइंड करेंगे इस फार्मूले से, एनर्जी और hc डिवाइड बाय लेमडा। रेडिएशन का हमें पता है, ये हमारे पास फार्मूला है। यहां से एनर्जी को अगर हमने फाइंड करना है और लेमडा हमें गिवन है तो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने लेमडा को फाइंड करना है तो लेमडा के लिए ये बन जाएगा hc डिवाइड बाय डेल ई बन जाएगा, और यहां से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अभी हमें यहां से जो एक्सप्रेशन मिलेगा डेल ई का, वो हम यहां पर पुट कर लेंगे और इन कांस्टेंट को पुट कर लेंगे, और यहां से हमारे पास लेमडा आ जाएगा। लेकिन ये हमारे पास एक लेंथी प्रोसेस है, तो इसको हम एक शॉर्ट फार्मूले से रिप्लेस करेंगे कि हम इसको जल्दी से फाइंड कर लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जो है वो जो शॉर्ट फार्मूला है वो यहाँ पर लिखेंगे ताकि जल्दी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इसको भी मैं मिटा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास डेल ई है, इसको अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो इसका हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होगा, इसको डायरेक्टली हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, जिसको अभी हमने डेराइव कर लिया, 1 डिवाइड बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय n2 का स्क्वायर। सही है, इस यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे और जल्दी से हम डेल ई को फाइंड कर लेंगे। लेकिन लेमडा के लिए हम क्या करेंगे, अगर लेमडा का हमसे हमारे पास एनर्जी हमें गिवन हो तो हम hc डिवाइड बाय डेल ई से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट है ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से लेंथी हो जाता है प्रोसेस। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे, लेमडा इक्वल टू 12375 डिवाइड बाय एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय जो एनर्जी होगी, और इन दोनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अभी इसको मैंने कहां से लिखा, इस वाले एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को मैंने लिखा h हमारे पास 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड है, और c मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ। इससे क्या आएगा हमारे पास, इससे आएगा तकरीबन 12.375 इंटू 10⁻⁻7 आएगा इससे, और इसी को हम रिप्लेस करते हैं, इस पॉइंट को हम शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पर 5 के बाद, और यहाँ से हमारे पास -3 इसमें ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से एंगस्ट्रॉम आएगा। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे के साथ तो ये आता है हमारे पास। अगर आप ये याद रख सकते हैं तो इसको याद रखें, वरना अगर आप थोड़ा सा ये लेंथी है इसको, लेकिन ये बेसिक भी है कि यहाँ से अगर आपको h और c, अगर आपको ये वाला जो वैल्यू है ये आपको भूल जाए तो आपको अगर ये याद हो तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है, तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है, इसको मैं लिख लेता हूँ कि लेमडा के लिए हमारे पास जो इसको हम शॉर्ट फार्मूला कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय डेल ई। यहाँ से हम एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं अगर हमें लेमडा गिवन हो, और अगर हमें जो है एनर्जी गिवन हो तो यहाँ से हम लेमडा भी फाइंड कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, एनर्जी की एक हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसको भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि एनर्जी की वो एक्सप्रेशन जहाँ से हम एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं जब हमें n1 गिवन हो और हमें n2 गिवन हो, तो यहाँ से हम इसको फाइंड करेंगे। अभी स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और ये बात जो है फाइंड करेंगे कि हमारे पास अगर यहाँ पर हमें एनर्जी अभी गिवन है, आप देख सकते हैं
एनर्जी हमने फाइंड करनी है N1 गिवन हो और N2 अगर हमें गिवन हो। लेकिन अगर हमें N1 और N2 गिवन ना हो और हमसे एनर्जी पूछ ली जाए तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? इस वाले फार्मूले से। और अगर हमें एनर्जी की वैल्यूज गिवन हो तो उसको हम इस फार्मूले से, जो जनरल फार्मूला है, और ये जो जनरल फार्मूला है इसको अगर आप याद रखें तो यहां से सारे फार्मूलेज भी बनते हैं। तो अगर हमें एनर्जी की वैल्यूज गिवन हो तो इससे हम फाइंड करेंगे, अगर हमें लिम्डा गिवन हो तो हम एनर्जी को यहां से फाइंड करेंगे। लेकिन अगर हमें लिम्डा जो है वो फाइंड करनी है और एनर्जी हमें गिवन है तो यहां से तो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसकी तरह अगर हमें N1 और N2 गिवन हो तो हम फिर लिम्डा कहां से फाइंड करेंगे? उसी को फाइंड करते हैं। तो अगर हमें N1 और N2 गिवन हो, जैसे कि अभी हमें इस वाले क्वेश्चन में गिवन था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो N3 से 3 to N1 वो जंप करता है, तो इसके लिए अगर हमसे लिम्डा पूछ ली जाए तो यहां से डायरेक्टली इसको तो हमने यहां से फाइंड कर लिया, डायरेक्टली इसको यहां से हम कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि इसके लिए फिर हमें एनर्जी सबसे पहले फाइंड करनी है, फिर उसके बाद हम लिम्डा फाइंड करेंगे। तो डायरेक्टली यहां से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं लिम्डा को? तो वो हम फाइंड करेंगे, ये ही हमारे पास बेसिक फार्मूला है, यहां से हम सारे फार्मूलाज बनाएंगे। तो इसके लिए अगर हमने फार्मूला बनाना है तो इसको हम बनाएंगे इस तरह। ये हमारे पास E2 है माइनस E1 है, तो यहां से हमारे पास जो ये है, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है? वो Hc डिवाइड बाय लेमडा है, वो हमें पता है। ये इक्वल है किसके? माइनस 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय n स्क्वायर। तो n का कौन सा होगा? N2 स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर E2 है और यहाँ पर माइनस फार्मूले का है, और यहाँ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय N1 का स्क्वायर। तो ये इसकी जगह आ गया। अभी ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हम फर्स्ट नंबर पर लिख लेंगे, इसको सेकंड नंबर पर लिखेंगे। तो यहाँ से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डिवाइड बाय N1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय N2 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर आप देखें तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं 13.6 को। यहाँ पर जो Z स्क्वायर है उसको हमने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 डिवाइड बाय N1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय N2 का स्क्वायर। अभी यहाँ से अगर आप देख ले तो यहाँ हमारे पास क्या है? Hc डिवाइड बाय लेमडा है। तो हमने क्या फाइंड करना है? लेमडा को फाइंड करना है। तो लेमडा को एक साइड पर छोड़ दे और इसके साथ वाले ये जो चीज़ है इसको इस साइड पर शिफ्ट कर ले। तो ये अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में है इस एक्सप्रेशन के साथ, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा? Hc यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में। तो अभी ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास लेमडा के लिए एक एक्सप्रेशन बन गया। तो अभी इसको अगर हमने रिप्लेस करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास कांस्टेंट है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो इन सारों को कैलकुलेट हम कर लेते हैं, क्योंकि ये वेरी नहीं करते, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और एक फिक्स वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अगर इस फिक्स वैल्यू को हम यहाँ पर लिखते हैं तो वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? उस वैल्यू को हम लिखते हैं यहाँ पर लिख लेंगे। वो वैल्यू हमारे पास होगी 1 डिवाइड बाय लेमडा इक्वल्स टू, इसकी जगह हम इसको रिप्लेस कर देंगे R से, रेडबर्ग कांस्टेंट से, और अंदर हमारे पास होगा N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने सारा जो एक्सप्रेशन यहाँ पर ड्रा किया है सिर्फ ये इस फार्मूले से, इसको हमने खोल दिया, इसको जो है ओपन कर लिया और यहाँ पर इसको रीअरेंज कर लिया बस। तो यहाँ से हमारे पास R आ गया। अभी R किसके इक्वल है? 1.0 तकरीबन 9 के इंटू 10⁻⁻7 है तकरीबन, इस वैल्यू के ये इक्वल है। लेकिन हम इसको ये जो इसकी वैल्यू आप इसको कैलकुलेट भी यहाँ से कर सकते हैं। 13.6 को डिवाइड कर ले 6.64 इंटू 10⁻34 और मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी।
लेकिन यहाँ पर इसको जो हम करते हैं एच को, तो ये हमारे पास जूल में प्रेजेंट होता है, तो इसको हम चेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे चेंज करेंगे कि ये जो हमारे पास 6.63 है, 6.64 है, 10⁻⁻34 है, इसको डिवाइड करेंगे 1.6 10⁻⁻19 से, और ये चेंज हो जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो उसके बाद हमारे पास इसकी एक वैल्यू आएगी, लेकिन आर की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूसरे साइड पर 1/λ है और हमें लेमडा चाहिए। तो अगर इसकी वैल्यूज को हम पुट कर ले n1 और n2 को, तो यहाँ पर हमारे पास r बचेगा, लेकिन अगर हम लेमडा को इस साइड पर शिफ्ट कर ले और r को उस साइड पर, तो फिर r हमारे पास क्या होगा, 1/r हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मैं जल्दी से करता हूँ कि n2 जो है हमारे पास 3 है और n1 हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर 1/ ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर r इक्वल्स टू 1/λ हो जाएगा। तो यहाँ से 1/1 हो जाएगा माइनस 1/9। तो इसी का एलसीएम हम ले लेंगे। तो एलसीएम इसका क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, ये 9 होगा, 9 इसका एलसीएम आ जाएगा, और 9 जब एलसीएम आएगा तो इसको मैं 9 के साथ, तो इसको भी 9, तो 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको हम 8/9 लिख लें इसकी जगह। इसको आप कैलकुलेट कर ले, 8/9 इससे आएगा, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 8/9 और r और इक्वल्स टू 1/λ। तो इसको जब अभी रीअरेंज करेंगे लेमडा के लिए, तो लेमडा इस साइड पर आएगा, r नीचे चला जाएगा, 8 भी नीचे चला जाएगा, और 9 जो है वो उस साइड पर 1 के साथ ऊपर आ जाएगा। तो इसको अगर हम लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसको अभी आपको समझ आ जाएगा कि हमें क्यों r नहीं चाहिए, हमें 1/r चाहिए। तो ये हमारे पास लेमडा जो है क्या आ जाएगा, लेमडा इस साइड पर आ जाएगा ऊपर, और r नीचे आ जाएगा, r नीचे आ गया, 8 भी नीचे आएगा, 8 भी नीचे आ गया, 9 ऊपर चला जाएगा। तो अभी हमें क्या चाहिए, 1/r। इसको आप देख ले, 1/r हमें चाहिए। तो हमारे पास 1/r की जो वैल्यू है उसको मैंने कैलकुलेट किया था, वो तकरीबन बनती है 911 तकरीबन एंगस्ट्रॉम। इसको आप कैलकुलेट कर ले खुद, तो आपको पता चल जाएगा। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे 13.6 डिवाइड बाय hc, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे r को। लेकिन अगर 1/r आ गया तो hc डिवाइड बाय 13.6, यहाँ से हमारे पास 1/r आ जाएगा, ये 1/r के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई, और ये वैल्यू जब कैलकुलेट हो गई तो 9/8 और यहाँ से 911। तो इसको आप कैलकुलेट कर ले, यहाँ से इसका लेमडा आ जाएगा। तो इसी को स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि यहाँ से अगर हमने इसको आसान रखना है तो हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि 1/r क्या है। 1/r को आप खुद कैलकुलेट कर ले तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। मैंने जो कैलकुलेट किया था तकरीबन मेरे ख्याल से वो तकरीबन 911 एंगस्ट्रॉम था। आप इसको खुद भी कैलकुलेट कर ले। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बस 1/r की जगह आप क्या पुट करें, आप पुट कर ले 911 एंगस्ट्रॉम को, इसके साथ एंगस्ट्रॉम आप लगाए। एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल है, 10⁻⁻10 के। तो यहाँ से असल जो बात थी कि जो हमने फार्मूला को डेराइव किया वो क्या था, 1/λ इक्वल्स टू r इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। इसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेमडा के लिए हमने क्या फार्मूला डेराइव किया, 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ से ये फार्मूला हमारे पास आ गया। ये फार्मूला हमें क्या बताता है, ये हमारे लिए किस चीज़ को इजी करता है कि अगर हमारे पास n1 गिवन हो या हमारे पास n2 ये दोनों गिवन हो तो हम यहाँ से डायरेक्टली लेमडा को हम फाइंड कर सकते हैं, और हमें r या 1/r हमें पता हो तो डायरेक्टली जल्दी से हम इसको पुट करेंगे और लेमडा को हम निकाल देंगे। तो ये हमें एडवांटेज है 1/λ में। तो अभी हमने इस फार्मूले को भी डेराइव कर लिया।
अभी हमारे पास लेमडा को हम यहाँ से कर सकते हैं अगर हमें n1 और n2 गिवन हो, अगर हमें एनर्जी गिवन हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। एनर्जी के लिए अगर n1 गिवन हो n2 गिवन हो तो यहाँ से कर सकते हैं, अगर हमें लेमडा गिवन हो तो यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सारी फार्मूलाज हमारे पास आ गए। लेकिन यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट ने दी है रेडिएशंस के हवाले से, उसको अभी हम पढ़ते हैं कि कौन सी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है, और उन एक्सप्लेनेशन का हमें जो फ़ायदा है वो भी हम पढ़ेंगे कि क्या फ़ायदा उससे हमें मिलता है स्टडी करने में। तो साइंटिस्ट ने जो हमें एक्सप्लेनेशन दी है, अगर ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, ये सिक्स्थ ऑर्बिट है, फॉर एग्जांपल ये सिक्स्थ ऑर्बिट है, ये हमारे पास, और ये इन्फिनिटी का ऑर्बिट है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, और अप टू सो ऑन। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स अभी हमारे पास, जैसे मैंने आपको कहा कि जहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है किसी और शेल के अंदर, तो वो दोबारा वहाँ पर आता है। तो जब दोबारा आता है तो वो जहाँ से उसने जंप किया है वहाँ पर आएगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से जंप किया है तो वो उसका स्टेबल स्टेट तो ये नहीं हो सकता, उसका ये होगा। तो जहाँ पर भी उसने जंप किया है वापस यहाँ पर आएगा। अगर उसने फॉर एग्जांपल जंप किया है यहाँ पर, तो वो दोबारा कहाँ आएगा, ये उसका स्टेबल स्टेट है, यहाँ पर आएगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है यहाँ पर, तो वो कहाँ पर आएगा दोबारा, वो यहाँ पर आएगा। अगर उसने जंप किया है यहाँ पर, तो फिर वो कहाँ पर आएगा, यहाँ भी आ सकता है लेकिन टेम्पररी आएगा, यहाँ भी टेम्पररी लेकिन परमानेंटली वो यहाँ पर आएगा। इसी तरह अगर उसने यहाँ पर जंप किया तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर किया है तो यहाँ पर आएगा। अभी ये हर एक अपना वेव एमिट करेगा, ये भी अपना वेव एमिट करेगा, ये भी अपना वेव एमिट करेगा, ये भी अपना वेव एमिट, ये भी अपना वेव एमिट करेगा। तो इस एक एमिशन को हम कहते हैं लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लेकिन इस सारे सीरीज को हम कहते हैं कि जो भी रेडिएशन यहां से निकलती है, लेकिन वो एक नंबर फर्स्ट नंबर ऑर्बिट पर आती है, तो वो हमारे पास जो सीरीज बनता है वो कौन सा है, लाइमन सीरीज है। कौन सा सीरीज है, लाइमन सीरीज। तो ये जो लाइमन सीरीज हमारे पास बनता है, इसको हमारे पास लाइमन ने एक्सप्लेन किया था। और इसके लिए अभी हम क्या फाइंड करेंगे कि यहां पर जो वेव्स निकलती है उसका वेवलेंथ क्या होगा और उसकी एनर्जी क्या होगी। तो अगर हम इसका वेवलेंथ फॉर एग्जांपल पहले फाइंड कर ले, एनर्जी तो हम फिर आसानी के साथ इसका फाइंड कर सकते हैं। तो इसका वेवलेंथ कितना होगा, अगर ये 2 से 1 तक आता है तो हमें पता है, हमारे पास अभी फार्मूला हमें गिवन है, वो क्या है कि R को 1/n1 को कर लो कि कहाँ पर उसने आना है और कहाँ से वो गया है, तो उसको कर लो और यहाँ से कैलकुलेट कर लो। 1/r हमें पता है, तो r को अभी पुट नहीं करते क्योंकि हमने 1/r को पुट करना है। और यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर वो आया है 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/1 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा r। और यहाँ से r और ये 4 हो गया, तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 - 1 हो गया, तो ये क्या होगा 3। तो 3r/4 इक्वल्स टू 1/λ। इसको अरेंज कर ले किसके लिए, लेमडा के लिए। तो r नीचे चला जाएगा, 3 नीचे जाएगा, 4 ऊपर जाएगा। तो इससे हमारे पास लेमडा की क्या वैल्यू आएगी कि r नीचे जाएगा, 3 भी नीचे जाएगा, 4 ऊपर जाएगा। तो इसी से हम 1/r को पुट कर ले, 911 को एंगस्ट्रॉम को, इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 911 एंगस्ट्रॉम 1/r की जगह और 4 × 3, यहाँ से मेरे पास इसका एक वेवलेंथ आएगा। उसी वेवलेंथ को मैं क्या कहूँगा कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास
फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज है, फर्स्ट लाइन। फिर सेकंड लाइन इस तरह आएगा, फिर आखिर में थर्ड नंबर, और इस तरह हम चलते जाएंगे और आखिर में जो हमारे पास इन्फिनिटी है वहां से भी हम आंसर कर लेंगे। तो इसी तरह हमने करना है, बस इसको आपने सिर्फ अभी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से जो भी आंसर हमारे पास आएगा, इन आंसर्स को हमने कैलकुलेट करना है आखिर में। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि फर्स्ट लाइन के लिए हमारे पास वेवलेंथ कितना होगा, इस तरह सेकंड के लिए कितना होगा। सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, इस वन को रिप्लेस कर देंगे, सॉरी वन को रिप्लेस नहीं करेंगे बल्कि वन ही रहेगा क्योंकि उसने वन पर शिफ्ट होना है। टू को रिप्लेस हम करेंगे 3 के साथ, तो 3 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये भी 9 होगा। तो अगर ये यहाँ पर 9 आ गया तो ये यहाँ पर भी 9 होगा, और 9 - 1 तो 8/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8/9 हो गया, 8/9। तो 8/9 यहाँ पर क्या होगा, 1/r हो गया, और 8/9 तो ये 9/8 हो जाएगा, 9/8। तो यहाँ से 9/8 कर ले, तो 9/8 सेकंड के लिए क्या होगा, 9/8 और डिवाइड बाय r। तो डिवाइड बाय r को हम शिफ्ट कर लेते हैं 911 एंगस्ट्रॉम के अंदर, एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से हम सेकंड के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप किसी भी वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हैं, किसी भी एनर्जी डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं आसानी के साथ यहाँ से डायरेक्टली। तो ये हमारे पास फार्मूलाज है, इनको आप यूज़ करें और डायरेक्टली आप किसी भी जो ट्रांजिशन है उसके लिए वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हैं। अभी हम जो बाल्मर सीरीज़ है उसको पढ़ते हैं कि बाल्मर सीरीज़ के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट वेवलेंथ्स बनती है उनका वेवलेंथ क्या होगा और हमारा जो एनर्जी का डिफरेंस है वो क्या होगा। तो ये हमारे पास है फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन, और ये इन्फिनिटी का लाइन है। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, और ये इन्फिनिटी का। इसको हम जो स्पेसिंग देते हैं ये इसलिए देते हैं कि हमारे पास यहाँ से हमें एनर्जी डिफरेंस का पता चलता है कि यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस उससे कम है, यहाँ पर उससे कम है, यहाँ पर उससे कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे पास जो ऑर्बिट्स होती हैं उसके दरमियान डिस्टेंस है, वो इस तरह उसको हम शो नहीं कर सकते क्योंकि वो डिफरेंट होता है इससे। तो हम जो यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड शेल है, यहाँ पर अभी ये हमारे पास स्टेबल स्टेट है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर शिफ्ट होना है, इस वाले से यहाँ पर शिफ्ट होना है, इससे यहाँ पर शिफ्ट होना है, इससे यहाँ पर शिफ्ट होना है, और इन्फिनिटी से यहाँ पर शिफ्ट होना है सेकंड नंबर पर। तो यहाँ पर n1 हमारे पास क्या है, ये 2 है, और n2 हमारे पास कुछ भी हो सकता है ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से अभी हम वेवलेंथ को फाइंड करेंगे। तो वेवलेंथ के लिए हमारे पास वही फार्मूला है, r है, और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये तरीका है, इसी तरीके के साथ आप इसको भी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी वेवलेंथ को आप फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम किसी एक वेवलेंथ को फाइंड कर लेते हैं कि यहाँ पर r है और n1 हमारे पास हमें पता है कि वो 2 है, 2 का स्क्वायर है, माइनस 1/n2 हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 है, तो 1/4 माइनस 9, तो इसका 36 आ जाएगा। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 के साथ, इसको भी 9 के साथ करेंगे और 4 आ जाएगा, और ये r होगा 1/λ के इक्वल होगा। 9 - 4 5/36 आएगा, और ये r और 1/λ। लेमडा के लिए आप इसको रीअरेंज कर ले, तो लेमडा के लिए क्या होगा 5r36, ये हमारे पास होगा 1/r को आप यहाँ पर पुट कर लें और इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, तो यहाँ से हमारे पास लेमडा आ जाएगा।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कि किसी भी वेवलेंथ को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम इन सारे जितने भी हमारे पास सीरीज़ बनते हैं उसको हम फाइंड करेंगे कि जितने भी चाहे वो लाइमन, बाल्मर, पास्चन जितने भी है हमारे पास, उसको हम ड्रा करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी सीरीज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सारे जितने भी सीरीज बनते हैं उसको यहाँ पर लिखा है कि अगर फर्स्ट नंबर पर सारे फॉल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहीं से भी आता है फर्स्ट नंबर शेल पर, तो वो लाइमन होगा। सेकंड नंबर पर आता है वो बाल्मर होगा, पास्चन, और इस तरह ब्रैकेट, और इस तरह सारे हमारे पास होंगे। एक काम स्टूडेंट्स आपने करना है कि फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर जो वेव बनता है, यहाँ पर जो लास्ट वाला वेव बनता है, इसको आपने फाइंड करना है कि यहाँ पर जो इसका वेवलेंथ है वो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये वेवलेंथ इस तरह हम जब जाते हैं किसी भी सीरीज़ के अंदर तो वो वेवलेंथ ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, यहाँ से हमें पता है। इस तरह आपने ये भी करना है, ये भी करना है, और इस तरह। और फिर आपने इसका ये फाइंड करना है कि वेवलेंथ जो हम फाइंड करते हैं उसकी जो एनर्जी है वो कैसी होगी, उसका जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना होगा, उसको भी आपने फाइंड करना है। और फिर लास्ट में आपने इसके शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट जो वेवलेंथ होते हैं उसको भी आपने फाइंड करना है कि हमारे पास इसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सा होगा और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ये आपको कैसे पता चलेगा कि आप जब इसको फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पर जो नंबर आपके पास ज़्यादा आएगा तो वो हमारे पास लॉन्गेस्ट होगा, और जो नंबर कम आएगा वो हमारे पास कौन सा वेवलेंथ होगा, शॉर्टेस्ट होगा। तो इस तरह आप इसको फाइंड कर ले तो आपको पता चल जाएगा। एक तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कैलकुलेशन की, और ये अक्सर जो हमारे पास जो टेस्ट होते हैं पेपर में, जो MCQs होते हैं, उसमें भी अक्सर इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो आप जल्दी से इसको फिर कैलकुलेट कर सकते हैं।